Now the Q&A session is open for the floor. If anybody wants to ask any questions to the judges or like DotSub, you're open to ask questions. के तहत जो है वो मीडिएशन हो सकती है और उसको हम फिर कोर्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर एक कस्टमर है वो बैंक के पास जाता है थ्रू हिज लीगल काउंसिल और थ्रू हिज मीडिएटर कि जी बैंक के साथ आप मेरा ये डिस्प्यूट है या मेरा इशू है इसको रिजॉल्व करवा दें, और बैंक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता और कहता है कि नहीं जी हम तो कोर्ट में ही जाएंगे, तो क्या जो इस किस्म के correspondences हैं विद द बैंक by the customer or by the legal counsel or by the mediator of the client, उसका क्या वेटेज है ड्यूरिंग लिटिगेशन? कि अगर लिटिगेशन में अगर वो चले जाते हैं तो क्या ये जो correspondence इन्होंने की है कस्टमर ने, इसका कोई वेटेज है, कोई इसके बारे में कोर्ट व्यू लेता है या नहीं लेता? सेक्शन 89B अभी इतना नहीं, इस मज़ीद आगे नहीं कहता. कहता है कि केस में भी रेफर, या फिर 89B कहता है कि पार्टीज़ में इटसेल्फ टेक डिसीजन कि वो कोर्ट वाले दरवाजे को नहीं खटखटा रहे या मीडिएटर वाले दरवाजे को खटखटा रहे हैं. KP और बलूचिस्तान का लॉ जो ड्राफ्ट मैंने किया है और उसके अब रूल्स भी मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ, वहाँ मैंने इसका आंसर रखा है. वहाँ पे अगर दो फरीकैन अगर जाते हैं और जाके मेडिएशन के लिए जाने, कोई एक फरीक जाता है और दूसरा फरीक भी वहाँ जाता है लेकिन वो उसको एग्री नहीं करता, तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जब मीडिएटर वापस भेजेगा तो वो एक नोट ये लिखेगा कि फेलियर इज़ बिकॉज ऑफ ए. So when the court is going to dispose of that matter and court will observe कि वो जो decision हो रहा है it is very close to the offer which was made by one of the party, तो फिर उस पार्टी को जिसने उस ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया था उस पर वो कॉस्ट लगा सकता है. तो वहाँ पे ये है. सिमिलर जैसी लेजिस्लेशन जो मैंने भी कोयटा बलूचिस्तान के लिए बनाई थी, सिमिलर ड्राफ्ट जो है वो इधर सिंध में भी भेजा है. तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा हो सकता है. लेकिन मैं तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप बैंक, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई हैं मेडिएशन सेंटर्स, बैंक अगर इंस्टेड ऑफ वकील उधर पहले करके एक तजर्बा कर ले तो शायद हो सकता है कि इस वक्त मैं शाहिद साहब हाँ होंगे जज किसी ज़माने में अभी रिटायर्ड है, ठीक है ना, तो शायद तब पीपल में नॉट गिव मी सो इम्पोर्टेंस. तो चलो भाई कोर्ट एनेक्स मेडिएशन सेंटर वो मौजूद है तो हाई कोर्ट की बिल्डिंग में, तो आपका केस अगर आप अपने कुछ वहाँ रेफ़र करें ना तो बेहतर हो सकता है. इसी तरीके से जो लिटिगेंट है, जो आपका कस्टमर है, बैंक कहता है कि मैं तो कोर्ट में ही जाऊंगा और वो कहता है कि सर ऐसा कर लें, तो वो एप्लीकेशन देके आपको वहाँ बुला सकता है और कहीं एक अटेम्प्ट हो सकता है कि किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है. के बजाय मीडिएटर के पास जाना चाहता हूँ तो उसका जो ये कहना है कि मैं मीडिएटर के पास जाना चाहता हूँ तो ये उसके अगेंस्ट में तो यूज़ नहीं होगा. शायद सर का मतलब ये हो क्या ये भी है? हमारे लीगल काउंसिल और एनीबडी एल्स जो कोई भी बेसिकली उसको मीडिएट करता है, और बैंक जो है वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो कोर्ट ही जाना है, मैं तो हाथ में रख लूँगा. वो जो एक बात बीच में चली थी, तो इसके बारे में क्या है कि आप एक अगर लेट सपोज लेटर लिखते हैं फॉर मीडिएशन टू द बैंक और बैंक उसको डिक्लाइन कर देता है और उसके अंदर सेटलमेंट टर्म्स भी दी हुई होती हैं, उस पे क्या बेसिकली कोर्ट का व्यू होता है? ये मेरा सवाल है. अच्छा राइट नोट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारी लेजिस्लेशन में, लेकिन जो मैंने बताया कि जो मैं दूसरी एक लेजिस्लेशन मैंने सजेस्ट की है जो कोयटा के अंदर जो अभी इंट्रोड्यूस भी हो गई है, उसमें इसका सोल्यूशन है कि अगर वो क्लोज होगी, मिसाल के तौर पे बैंक ने कहा नो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, वी हैव टू ऑप्ट कोर्ट, तो वो और कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करता है और वो क्लोज टू उस ऑफर होती है, तो फिर बैंक पे पेनल्टी, बैंक पे जिसे हम कहते हैं अपने CPC के अंदर कॉस्ट, सेक्शन 35 और 35A वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके गए हैं. आपका कहने का मकसद ये ड्यूरिंग प्रोसीडियर उसको वेटेज दी जाती है या उसको देखा जाता है कि जी पार्टी का क्या बेसिकली इंटेंशन है फॉर सेटलमेंट? इंटेंशन है सेटलमेंट, हम यहाँ नहीं, हम अपने प्रोविंस की बात नहीं कर रहे, वहाँ लेजिस्लेशन ने उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया बलूचिस्तान में. यहाँ पे वो हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, असेंबली में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी उसकी वेटेज होगी, उस प्रपोजल की वेटेज होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. थैंक यू.
सिविल सूट्स में जैसे हमारे पास एक प्रोसीजर होता है डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरी, सिविल सूट्स में जैसे हमारे पास एक प्रोसीजर होता है डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरी का, अच्छा अमेंडमेंट उसको छोड़ दिया गया नहीं, इसको जो है ना रिडेंडेंट कर दिया है। इनफैक्ट जब मीडिएशन के लिए गए, मीडिएशन फेल हो गया, तो पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं लिटिगेशन के लिए, उनको उसमें एडवांटेज होता है। कोई पेनल्टी वगैरह का मेरा ख्याल में अभी तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और ये पेनल्टी लगाना किसी एक पार्टी पर शायद ये मीडिएशन की स्पिरिट के भी खिलाफ होगा। पार्टीज़ जो हैं वो मोर स्पेसिफिक हो जाती हैं कि जी जैसे जब डिस्कवरी होती है तो डिस्कवरी में और इंटरोगेटरी के बाद पार्टीज़ जो हैं उनकी वो लिटिगेशन नैरो डाउन हो जाती है, तो मीडिएशन के फेल होने के बाद लिटिगेशन नैरो डाउन हो जाएगी। मेरा ख्याल में ये ज़्यादती होगी कि किसी भी पार्टी पर जो है ना पेनल्टी लगाई जाए। जिन जिन ममालिक को मैंने ऑब्ज़र्व किया, जहाँ जाने का भी मुझे मौका मिला, वो डर ही सिर्फ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज़ द कंपेलिंग सर्कमस्टांस के भाई उसे मेडिएट कर जाओ। वो इतनी हैवी कॉस्ट है कि वो जाओ कि उस वकील की भी दो और वकील अपने वकील की भी दो और दूसरे वकील की भी दो। वहाँ कुछ ये ऐसे टूल मेडिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो लिटिगेशन जिसके अंदर जो है लिटिगेंट जो है वो दूसरी पार्टी को सिर्फ ड्रैग कर रहा है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ मीडिएशन के फेल होने से कॉस्ट नहीं आती है। मीडिएशन फेल हो गई, मीडिएशन फेल होने के बाद दोनों पार्टीज जो है वो स्पेसिफिक हो जाएंगी कि जी हमारा जो है डिस्प्यूट इस हद तक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं समझता हूँ जिस तरह से कि इंटरोगेटरी और डिस्कवरी में होता है कि ये प्रोसेस अगर कर लिया जाए तो सिविल सूट जो है उसमें पार्टीज ज़्यादा स्पेसिफिक होके लिटिगेशन में जाती है। ये बाकी सारे साथियों के लिए कि इंटेरोगेटरीज लफ्ज़ वहाँ में इस्तेमाल कर दिया तो वकील के ऊपर है कि वो इंटेरोगेटरीज करे नहीं करे, लेकिन अगर वकील इंटेरोगेटरीज वाला फार्मूला अप्लाई करे, यानी सर्टेन क्वेश्चंस बना के रख ले और दूसरे पार्टीज उसका जवाब दे, तो शायद इससे भी मामला रिजॉल्व हो। लेकिन वो प्रैक्टिस हमारी सिविल प्रोसीजर से निकली हुई है और CPC रिटेंडेंट हो गई है। अच्छा वो सर लफ्ज़ में लिखा है ना, तो वकील इज़ नॉट गोइंग टू ऑप्ट दैट। कोई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या इवन ऑफ डिफॉल्ट के हवाले से if there is a specific clause of to approach the court, there is no such clause of arbitration or any mediation, whether in such circumstances can a bank or a borrower can approach for mediation without having any mediation clause in the agreement? नहीं कर सकता है। और मेडिएशन अच्छा वैसे अगर हम सर आपके लिए थोड़ी सी कि अगर हम ये कहें कि जितने हम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू एंटर मैनी अदर एग्रीमेंट्स जो हमारे फाइनेंशियल एग्रीमेंट कस्टमर और बॉरोवर के दरमियान होने जा रहे हैं, अगर उन एग्रीमेंट की अगर एक क्लॉज मेडिएशन की डाल दें तो क्या है कि वो डाल दें। जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत ना भी डाले तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो अब तो कंपल्सरी हो गया। अब तो कोर्ट कहेगी, जैसे आर्बिट्रेशन के लिए कहती है पहले आर्बिट्रेशन को एक्सरसाइज करो। सिविल सूट नहीं हो सकता लाइक वाइज। अच्छा सर मीडिएशन में ये इशू नहीं है, लेकिन मीडिएशन के क्लॉज मसला ये है कि हमारे पास ये होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन के क्लॉज के साथ अगर वाकई मीडिएशन की जावेद साहब की तजवीज़ अच्छी थी ये भी डाल दिया करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं सब उसी की तरफ आर्बिट्रेशन में सिर्फ मसला ये है कि आर्बिट्रेशन की क्लॉज जो है जब आ जाती है तो फिर सिविल सूट नहीं हो सकता, इसलिए आर्बिट्रेशन जो है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह डाल दिया कि या तो अब उन्होंने क्या किया, टर्की में हम गए तो वहाँ पे सिविल वो लेबर लॉस के लिए मैंडेटरी कर दिया कि फर्स्ट टू ऑप्ट मेडिएशन और फेलियर सर्टिफिकेट ले और फिर सूट फाइल कर दो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि मेडिएशन करें, फेलियर सर्टिफिकेट पार्टीज के पास हो तो फिर वो सूट फाइल कर दे। तो हम कम से कम एक कंपल्सरी कुछ अंडर द एक्ट हम डे टू डे चलेंगी प्रोसीडिंग्स। हाँ, फिर बाहर वो फेल हो जाएगा तो डे टू डे चलेंगी। हमारी लेजिस्लेशन ये कहता है कि ये कहती है कि वंस द मेडिएशन इज फेल्ड तो प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड डे टू डे। तो वो जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये वकील साहब जो 10 लाख रुपए फीस ले रहे हैं वो तो ले ही सी बात की रहे हैं कि तुम्हारा केस 10 साल तक चलाऊंगा। सो मेडिएशन फेल तो डे टू डे चलेगा। तो अब मसले में आ गए।
सवाल मेरा मुफ्ती साहब से था, अभी आपने बात भी की इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो फाइनेंशियल इश्यूज में बैंक्स का जो है लेट पेमेंट और यानी जो इस तरह की जो कंडीशन लगाई जाती हैं वो, और इस्लामिक बैंक्स उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरिया जो मैं समझाऊँ कि इस तरह की कोई भी पेमेंट जो है वो शायद रिबा के अंदर दाखिल हो जाती है। सर का क्वेश्चन ये है कि इस्लामी बैंकिंग भी तो पेनल्टी लगाता है, यही सिंपल इन सिंपल वर्ड। देखिए हम पेनल्टी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब आप पेनल्टी लगाते हैं तो आप उसको लेते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और इससे इंजॉय करते हैं। कोई भी अगर पेनल्टी लगाता है तो पेनल्टी इज़ दी राइट ऑफ द पार्टी। लेकिन ये भी हमारा एक मसला है कि लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। अब इस मसले को कैसे हल किया जाए, तो इसका हमने एक यूँ कह सकते हैं कि सोल्यूशन ही निकाला है। वो सोल्यूशन ये है, करते हैं इस्लामिक बैंक कि कस्टमर से एक अंडरटेकिंग लेते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और कस्टमर ये अंडरटेक करता है कि अगर मैंने सम सॉर्ट ऑफ डेट जो तय हुई है उस डेट पर मंथली पेमेंट नहीं की तो मैं फॉर एग्जांपल 10,000 चैरिटी करूँगा। तो कस्टमर के ऊपर चैरिटी का बर्डन है, तो इस लिहाज से वो उसको 10,000 चैरिटी न करनी पड़े, वो टाइमली पेमेंट करता है। इन केस अगर वो डिले करता है तो बैंक जो है उससे 10,000 चैरिटी लेके वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि बैंक पेनल्टी तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये मसला भी जेन्युइन है कि लोगों से पैसे भी बर वक्त कैसे, अच्छा ये पैसे बैंक के तो होते नहीं हैं, बैंक के पास जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे होते हैं। अब अगर इसको कस्टमर को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो जैसे चाहे पैसे दे, जैसे चाहे ना दे, तो ये भी एक मसला है, डिपॉजिटर के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये एक टाइम बीइंग सोल्यूशन कंसीडरिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान और अदर वर्ल्ड, हमने ये सोचा है कि इस तरह से कस्टमर, अच्छा इसकी एक नज़ीर भी है हमारे माशरे में और इस्लाम में भी कि लोग मन्नत मानते हैं। जैसे किसी का अच्छा काम हो जाए उसके लिए भी मन्नत मानते हैं, कि किसी का बच्चे की पैदाइश के लिए भी मन्नत मानते हैं। तो ये वेरी वेरी रेलिवेंट टू द मन्नत कॉन्सेप्ट। लेकिन उसमें होता ये कि बैंक को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि पैसे टाइमली मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर उसने डिले कर दिया तो ये जो चैरिटी होगी, ये चैरिटी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देगा। एक ज़मीनी सवाल और भी है, चैरिटी है या जो भी है, क्या ये जो कस्टमर है वो अपनी एनुअल ज़कात में एडजस्ट कर सकता है इसको? है मन्नत और ज़कात ये दो अलग चीज़ें हैं। मन्नत जो है इसको कहते हैं नज़र अरबी में, और ये सदक़ा वाजिबा होती है, ये अलग से इम्प्लीमेंट होती है, अलग से लागू होती है आपके ऊपर। मसलन मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला मुझे जो है वो मुझे जज बना दे तो मैं जो 1 लाख रुपए सदका करूँगा, तो मैं जो है ये मैंने मसलन के साथ कहा है, अगर अल्लाह ताला मुझे जज बना दे तो मैं 1 लाख रुपए सदका करूँगा। ये तो बन चुके हैं। नहीं, मैंने मसलन से कहा। अच्छा 1 लाख रुपए अब मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन लाजिम है, ज़कात इसके अलावा लाजिम है, तो इस लिहाज से ज़कात मुझे अलग से देनी होगी, ये मुझे अलग से देनी होगी, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं समझा शायद आप वो सवाल करेंगे कि क्या कस्टमर अपनी दानिश से, अपनी मर्जी से ये चैरिटी दे सकता है विदाउट बैंक? एक कस्टमर कहे जी मैं आपके थ्रू चैरिटी नहीं देना चाहता, मुझे आप पे एतमाद नहीं है, मैं अपनी मर्जी से, मेरे कोई करीब में मदरसा है या कुछ है, मैं वहाँ चैरिटी देना चाहता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि यस आप ये चैरिटी दें, हमें रिकॉर्ड दे दें, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर आपने हमसे ये एग्री किया है कि मैं ये इतनी चैरिटी पे करूँगा। और बीइंग स्टेट बैंक जो है जब वो ऑडिटर के तौर पे आएगा तो वो चेक करेगा कि इसकी पेमेंट लेट हुई थी तो किधर है चैरिटी, किस तरह से प्रोसीड हुई, ये ऐसे ही आपने लिखा हुआ है झूठ मूठ। तो रिकॉर्ड पर्पज से आप हमें रिसीट्स दे दें, आप जहाँ चाहे, क्योंकि चैरिटी मन्नत अल्लाह और बंदे का मामला है, बैंक और बंदे का मामला नहीं, लिहाजा आप अपनी मर्जी से कर दें, लेकिन हमें रिकॉर्ड दे दीजिए कि हमने कर दिया। तो इस लिहाज से भी ये बात समझ में आती है कि ये पेनल्टी नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि एक अलग परेशानी को हल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो कैसे वक्त पे पेमेंट कर दें। जी जी ये इशू मेरे सामने आया। अच्छा इट वाज 2015 परहैप्स, तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चैरिटी को कहा ये पेनल्टी ही है, ठीक है। अच्छा वो जजमेंट जब मैंने पढ़ा तो मैं इस आइडिया से और इस फिलॉसफी से बहुत सहमत करता हूँ और मैं बहुत अच्छा ख्याल है ये
جو آپ نے ابھی کیا, اور اس چیریٹی کو میں سمجھتا بھی ہوں. تو میں بہت سارے وکیل صاحبان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس ایشو کو ہمیں ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کورٹ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اسلامک بینکنگ سسٹم اس لیے اچھا ہے کہ یہ آپ سے فائن نہیں مانگ رہا, اور جو فائن نہیں مانگ رہا تو وہ چیریٹی مانگ رہا ہے. کورٹ نے کہہ دیا, اور جبکہ وہ بہت سمجھدار خاتون ہیں جسٹس عائشہ صاحبہ, تو انہوں نے اس کو کہا نہیں, چیریٹی اور دا پینلٹی وچ از جو نارمل سسٹم مانگ رہا ہے وہ ایک ہی بات ہے, اس کو نہیں لیا. میں نے کہا تھا, میں محترم وکیل صاحبان سے کہہ رہا تھا کہ اس پوائنٹ کو ذرا سا ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ایک اسکالری آرٹیکل لکھ کے اور پھر اس کے بعد اس کو کورٹ کے اندر ایجیٹیٹ کر کے کہیں پہ اس کنسیپٹ کو پبلک ایٹ لارج کو سمجھائیں, ججز کو مجموعی طور پہ سمجھائیں کہ لبرل ہو کر ہم اگر یہ اگر مانگ رہے ہیں اور وہ دے بھی رہا ہے تو ایک اچھا خیال ہے اور وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کبھی بھی آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر شو نہیں ہو رہا, کبھی بھی آپ کے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, سوری بیلنس شیٹ کے اندر پروفٹ اینڈ لاس میں نہیں شو ہو رہا وہ والا, کیونکہ وہ کمائی نہیں ہے, وہ تو چیریٹی ہے. تو اس میں کہیں آپ کو پہلے ایک اسکالری اس کی طرف جائے, پھر وہ جسٹس عائشہ والے کو دیکھنے ایک اور بات بھی ہے جو جیسے ہمارے میرے ذہن میں کہ آپ کا ہم یہ جب بینکنگ کوڈ میں آتے ہیں, ہم ٹرینڈ ہیں جو جس طرح سے ججز ہم چیزوں کو اسی پیرائی میں دیکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, میں نے کبھی بینکنگ کوڈ میں کام نہیں کیا, میں اس بات کہہ رہا ہوں, مگر یہ جو ہے اپیلوں میں نے دیکھا ہے کہ بینک وہ ہے اسلامک بینک, اور وہاں پر ذکر ہو رہا ہے مارک اپ کا. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک, یعنی جبکہ بینک مارک اپ چارج نہیں کر رہا ہے وہ جو, تو پھر یہ جو ہے نا یہ بالکل ایسے ہی اس ججمنٹ میں, جیسے کہ ہمارے ججمنٹس میں جو ہے نا مارک اپ آ رہا ہوتا ہے کورٹوں میں جو ہے, ایسے ہی اس میڈم جسٹس عائشہ ملک کے کیس میں بھی اس کو چیریٹی کو انہوں نے وہ, کیونکہ مسئلہ سارا یہ کہ کسٹمر کو دینے پڑیں گے, تو یہ جو ہے نا یہ پینلٹی ہے, شاید یہ بھی بات ہے. انہوں نے کنیکٹ کیا تھا اس کو سیکشن 3 سے, جو کاسٹ آف فنڈ کا کانسیپٹ ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں تم نے بس یہ بھی کاسٹ آف فنڈ ہے, تو اب وہ obviously اگر وہ کاسٹ آف فنڈ ہے تو ایز پر فنڈ ہونا چاہیے نا. اگر چیریٹی کاسٹ آف فنڈ ہے تو فنڈ تو اس کا ہے 1 بلین, چیریٹی وہ دے رہا ہے 10,000 روپے, تو اگر کاسٹ آف فنڈ ہے تو ایز پر مارک اپ ہونی چاہیے, ایز پر جو ہے وہ کاسٹ آف فنڈ ہونی چاہیے, جو پروفٹ ریشو ہے, جو بھی اسٹیٹ بینک کا ڈیفائنڈ پالیسی ریٹ ہے اس سے اس کو ایگریگیٹ ہونا چاہیے, بٹ وہ تو ایک لمسم بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اچھا آئیڈیا, بٹ نیڈ ٹو کمیونیکیٹ. اصل میں مسئلہ یہ ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, بینگ اے ٹرینر جب میں گزارش کر رہا ہوتا ہوں دوستوں سے, تو میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا جو آپ کی پرسنل لائف میں ادر دین بینکنگ میں ہو رہا ہوتا. جو چیزیں آپ ادر دین بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں اسلامی بینکنگ میں ان کو منظم انداز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. منتیں وہاں آپ الگ سے کر رہے ہوتے ہیں, یہاں ہم آپ کو ایک کانٹریکٹ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کے بڑے بالکل مسئلے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلامی بینکنگ کا کیس ہوتا ہے, ڈسکس مارک اپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اوبیسلی بینکنگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی صحیح طرح سے بینکنگ اسلامی بینکنگ کو سمجھتے نہیں, جو بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ابھی تک بھی یہی خیال ہے کہ یار یہ بینکنگ تو بس کان ادھر سے پکڑنا ادھر سے پکڑنے والی بات ہے. لیکن اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ سمجھتے ہیں. اس کے اسلامک لا آف کانٹریکٹ کیا ہے, برٹش لا آف کانٹریکٹ کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی 1400-1450 سال کی ہسٹری ہے, برٹش لا آف کانٹریکٹ کی 200 سال کی ہسٹری ہے, اور پوری اس کی ایگزامپل سلطنت عثمانیہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ پوری طرح سے سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ پوری طرح سے نہیں سمجھتے. تو انڈرسٹینڈنگ کا گیپ تو سر ہے اور رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو. کہ بیسکلی ابھی ہمارے یہاں جس طرح اسلامک بینکنگ کی ابھی جو امپلیمنٹیشن ہونے لگی, کیونکہ ہمارا جو لیجسلیٹو سسٹم ہے نا دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور اسلامک لاز ہیں وہ ان میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. تو آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہمارے لیجسلیٹو سسٹم ہے اس کے اندر اسلامک جو رولنگز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے, یا کس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے آگے جا کے, کیونکہ کورٹس کے جو ابھی جو ورڈکٹس آئیں گے, کیونکہ جو بھی اسلامی بینکنگ ہوگی ہماری اور اس کی ٹرانزیکشنس ہوگی, کہ کورٹ کے جو ورڈکٹس آئیں گے اس میں اگر ربا کا عنصر آ جاتا ہے, پینلٹی اگر بینک کے فیور میں لگا دی تو وہ تو ربا میں چلی جائے گی نا, تو اس کو کس طرح سے کاپ اپ کریں گے. جی تو یہ والا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, ہماری کورٹس ہیں, سول لا کی کورٹس ہیں,
वो कितनी प्रिपेयर हैं, क्योंकि अभी से हमें वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2028 में तो हमारा ये पूरा सिस्टम इस्लामी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, उसके लिए भी हम लोग जो है वो लेजिस्लेटिव साइड पे हमारे माशाल्लाह मौजूद साहिबान है या पूरी हमारी जो जुडिशरी है उस पर कितना काम कर रही है, क्योंकि अब आपको ये सारे केसेस इस्लामिक नुक्ता नज़र से देखना है। जी, ये दूसरा सवाल है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये था कि जब कोई हमारे पास जो केस आता है वो मैं सर से पूछूंगा कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम किस तरह से उसको जज करते हैं कि ये जो केस है ये मीडिएशन का केस है या आर्बिट्रेशन का केस है, इसमें डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे? क्योंकि कोई भी केस आ रहा है वो तो केस है नॉर्मल, अब उसको जब कोर्ट कहती है कि उसको एक आर्बिट्रेशन में ले जाइए तो दैट वाज आर्बिट्रेशन और मीडिएशन। ये सवाल किया है कि जिसको मैं और ज़्यादा लफ्ज़ों में कहूँ कि कानून मुख्तलिफ है और प्रैक्टिस मुख्तलिफ है, फैसला कैसे होगा? तो आपको अगर आपकी नज़र पड़ी हो जो वफाकी शरीयत अदालत का जो फैसला है वो तकरीबन उसमें उन्होंने 17 to 18 लॉज एक्ट्स उनको रेफ़र किया है जो अकॉर्डिंग टू द शरिया नहीं है। और स्टेट बैंक में इसके तहत एक कमेटी बनी और उन्होंने और जायज़ा लिया कि और कितने लॉज हैं जो अकॉर्डिंग टू द शरिया नहीं है और वो बैंकिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, बैंकिंग को अट्रैक्ट करते हैं। आई वॉज वन ऑफ मेंबर ऑफ दिस कमेटी और ये तकरीबन 24 to 25 लॉ हैं इंक्लूडिंग जो है वो कंपनी एक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया तकरीबन 1.5 साल पहले, ये जो रमज़ान गुजरा इससे पीछे जो रमज़ान गुजरा था ये उसकी बात है, उसमें हमने ये किया इन सारे लॉज का बैठ के जायज़ा लिया, बिकॉज शरिया की टीम थी हमारी और अभी हमने अपने एंगल से शरिया का जायज़ा लिया और ईच एंड एवरी जो लॉ है उसको हमने बैठ के डिस्कस किया, प्रॉपर उसको देखा कौन सा वर्डिक है जो शरिया से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसके लिए प्रॉपर अदर वर्ड कौन सा होना चाहिए, अपनी सजेशन भी दी, सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इन सारे लॉज की करके स्टेट बैंक को दी। सिमिलर एक कमेटी स्टेट बैंक ने बनाई जजेस की, जो लॉयर क्या कहें जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता वो जज साहबान के पास आती है या जो दूसरा साहबान, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका लीगल एंगल देखा और देख के उन्होंने उसको अपने एंड से उस तरह से जो हमारी सजेशन थी, हो सकता है हम तो शरिया की सजेशन दे रहे थे, हो सकता है जो लीगल की कोई सजेशन ऐसी है जो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उन्होंने उसको बेहतर किया। फिर वो वहाँ से प्रिवेल होके एक टॉप कमेटी में है आजकल, उस पर डे टू डे जो है उसके ईच एंड एवरी क्लॉज पे दोबारा डिस्कशन हो रहा है, होगा। और जब ये चीज़ किसी तरह से करीब हो जाएगी, अभी 28 में भी वक्त है और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले से काम शुरू हो चुका हुआ है, तो ये क्या होगा फिर ये लेजिस्लेशन के थ्रू जो है इसका पूरा एक बिल आएगा और उस बिल के ज़रिए जो है ये पास होगा इंशाल्लाह। तो एक तो ये मीनवाइल आज के दिन में या पिछले 10 साल से 15 साल से क्या कर रहे हैं हम, आज भी तो केसेस जा रहे हैं लिटिगेशन में, तो वो मैंने अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं कि कुछ मसाइल में हमें जो है वो ऐसी मसला आ जाता है कि कोर्ट ने एक फैसला दे दिया होता है जो हमें शरिया एंगल से उसकी कोई तजवीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, एक और दूसरा ये कि कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा जो आइन है स्टेट बैंक, मुझे याद है एग्जैक्ट पढ़ रहा है कि स्टेट बैंक ने एक छोटा सा पोर्शन इस्लामी बैंकिंग के हवाले से उसका पार्ट बनवाया था, जो स्टेट बैंक की जितनी भी रेगुलेशन है वहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मुझे याद नहीं है, मैं एक स्टेट बैंक के कोर्स में था तो उन्होंने हमें दिखाया भी था, तो उन्होंने उसका वो एक ओवरऑल उसका पार्ट बना दिया है और उसमें ये बात मैंने खुद पढ़ी है कि जो भी इस्लामी बैंकिंग के एग्रीमेंट्स होंगे या जो भी इस्लामी बैंकिंग में अवेलेबल जो शरिया बोर्ड्स होते हैं उनके जो डिसीजन होंगे दैट वुड बी बाइंडिंग और फैसला शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस। तो ये यहाँ से आज हम कवर हो रहे हैं और इस तरह से हम लेजिस्लेशन अपनी जो आर्बिट्रेशन है या जो भी लिटिगेशन है उसको हम मैच करके फिर हम जब अच्छा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि बोथ साइड्स पे जो है वो डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रही है, तो क्या होता है बस औकात हम शरिया एंगल देख के बता देते हैं, कोर्ट से एक और चीज़ आ जाती है, तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फिर हम दोबारा वो केस शरिया बोर्ड के पास प्रेजेंट होता है, शरिया बोर्ड उसको फिर देखता है कि यार ये क्या है, क्या सिलसिला है, किस तरह से उसको बिठाएं, फिर हम कस्टमर के साथ बैठते हैं। तो अच्छा, फिर हमें एक और भी चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, इस्लाम में जो रेमुनरेटिव कोई चीज़ ली जा रही होती है किसी से अगेंस्ट दी कोई क्लेम कोई लिया जा रहा होता है, उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो सुलह के तौर पे लिया जा रहा होता है या वो प्रॉपर उसका रेमुनरेशन लिया जा रहा होता है।
اگر صلح کے طور پہ لیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایڈجسٹیبل ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن اگر ایک پراپر بدل لیا جا رہا ہے، ریگولیشن لیا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ اگر ہم پھنستے ہیں تو پھر ہم کسٹمر کو بٹھاتے ہیں کہ یار بینک نے یہ ڈیسیجن دیا ہے بٹ شریعہ اینگل سے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس پہ وڈرا کر لیں، یا بینک اپنی کوئی چیز وڈرا کر لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کو ریزالو کراہیت کے معاملے کے ساتھ کراہیت نہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہم اس بینک کے جو کورٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو پھر صلح کے طور پہ اس کو ریزالو کرتے ہیں. صلح سر یہ آخری کوشچن کہ آربیٹریشن جو ہے نا ایک ایکٹ ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. ایک کم سے کم ایک آربیٹریٹر ہوتا ہے یا 2 آربیٹریٹر ہوتے ہیں اور پھر ایک امپائر ہوتا ہے. اور وہ جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جب یہ آربیٹریشن کا قانون بنا تھا تو جو لیگل فلاسفر تھے وہ بڑے خوش تھے کہ جی اس سے ہم لیٹیگیشن کو کرٹیل کریں گے. انفارچونیٹلی ہوا اس سے مختلف، لیٹیگیشن بڑھ گئی اس لیے کہ ایک ہی آربیٹریشن میں کئی اپلیکیشنیں جاتی ہیں بار بار کورٹوں میں. وکیلوں نے بہت کمایا اس میں، جو خیال تھا کہ نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ میڈیشن جو ہے وہ بالکل آربیٹریشن سے الگ چیز ہے. کورٹیں جب ایگریمنٹ میں آربیٹریشن کی کلوز موجود ہوتی ہے تو پھر کورٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں رہتا، وہ پھر آربیٹریشن میں ہی بھیجنا ہے. اور جہاں یہ کلوز نہ ہو یا میڈیشن کی کلوز موجود ہو، یہ آربیٹریشن مسنگ ہو، تو پھر تو بڑے آرام سے بھیج سکتے ہیں. کیس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے اس کیس میں بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں اڑی ججز کیونکہ وہ کیسز دیکھتے دیکھتے ان کو ایک ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، فائل دیکھ کے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے میڈیشن سے ریزالو ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں میڈیشن کی ایفرٹ کرتے ہیں. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، میں لیبر اپیلیٹ ٹریبونل میں ہوں، یہاں پہ میں نے بے شمار کیسز جو ہیں وہ تھرو میڈیشن ریزالو کیے ہیں، تو ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ جو ہے میڈیشن جب دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ میٹر جو ہے یہ تھرو میڈیشن ریزالو ہو سکتا ہے، کیونکہ میڈیشن کے لیے سچ کسی لیگل فریم ورک کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہ موجودہ بہت اچھا نہ بھی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے. آربیٹریشن میں جب ایگریمنٹ میں کانٹریکٹ میں آربیٹریشن کی کلوز موجود ہو پھر کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے، پھر آربیٹریشن میں ہی جانا ہے. کرانا ہے کہ یہ میڈیشن کے اندر آپ جلدی سے ہو جائے گا اور آپ کی رشتہ داری خراب نہیں ہوگی. یعنی رشتہ داری مینس کسٹمر اور بینکر کی رشتہ داری خراب نہیں ہوگی. آئندہ وہ لون لینے آپ ہی کے پاس آئے گا اور آپ بھی اس کو لون دیں گے، تو رشتہ داری برقرار رہے گی اگر میڈیشن ہو جائے. بس وہ ریئلائزیشن کروانی ہے اور پھر کاسٹ افیکٹونیس تھوڑی سی بتانی ہے تو وہ میڈیشن پہ آ سکتا ہے. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اسحاق صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے بڑا اچھا پلیٹ فارم اور فورم فراہم کیا. اور جیسے ڈاکٹر اویس صاحب نے اور شاہد شفیق صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ کچھ چیزوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے فورم پہ جا کے یا ریلیونٹ جہاں پہ ہمیں کچھ ملتی ہیں، ریلیف ملتا ہے چیریٹی کے حوالے سے. اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ڈاکٹر اویس صاحب نے، تو میری سجیشن ہے، اٹس ناٹ اے کویسچن، سجیشن ہے کہ جس طرح سر کر رہے ہیں سندھ جوڈیشل اکیڈمی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اسحاق صاحب ایک اپنے انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا ہماری کمیونیکیشن گیپ کم ہونا چاہیے. سیمینارز اور ٹریننگز بڑھنی چاہیے کہ لائرز جو ہیں ان کو فائنینشیل آسپیکٹس کا آئیڈیا نہیں ہے، جو بینکرز ہیں ان کو لا کا آئیڈیا نہیں ہے، اور ججز صاحبان کو دونوں چیزوں کا آئیڈیا بہت اچھا ہوگا، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ وہاں پہ کچھ گیپس ہیں پریکٹسز کی. پریکٹس کیا ہے، کسٹمر کی پریکٹس کیا ہے، وہ آپ کا جو انڈیکیٹر ہے یا ڈیفالٹر کس اینگل سے آ رہا ہے، اور بینک کیا اپنے ایگریمنٹس کو کیسے انفورس کرانا چاہ رہا ہے. تو میری سجیشن ہے کہ یہ فورم جو ہے یا جوڈیشل اکیڈمی سے کچھ ججز صاحبان ہوں، کچھ بینکنگ کے ایکسپرٹ ہوں اور کچھ لائرز ہوں، تو ایک مے بی سوشل فورم بن جائے کہ اس سے کمیونیکیشن بڑھنی چاہیے سو دیٹ کہ سب کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو اور ایک فریکوینسی سے ہمارے یہ سیمینارز ہوں. جس میں سجیشن